हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पाखंड के बारे में और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से बायस्ड होकर कार्य करता है और उसकी मंशा पर सवाल उठना जायज़ है या नहीं, इस पर बात करेंगे। उसकी किस प्रकार की मंशा के तहत कार्य करता है। अभी फिलहाल में आपने सुना होगा कि तीस्ता सीतलवार को जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 9 बजे कोर्ट को खोलकर उसको राहत देने के लिए, उसको जमानत देने के लिए 9 बजे रात को कोर्ट खोल दिया जाता है, जो कि हाई कोर्ट से उसको जमानत रद्द कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस फैसले को खारिज करने के लिए, उस फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रात के 9 बजे से खोलकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसको फैसले को चेंज किया जाता है और उसको जमानत दे दी जाती है। तीस्ता सीतलवार वही महिला है जो गुजरात दंगों में कुछ बेगुनाह लोगों को फ्रेम करके फंसाने का कोशिश कर रही थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। तो उसी के ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जमानत देने से मना कर दिया था, ताकि ये, क्योंकि ये एक रसूखदार महिला है और ये तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, टेम्पर कर सकती है। इस कारण से उसको जमानत देने से मना कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ इंटरवीन करता है और अपने पावर का यूज़ करके एक रसूखदार महिला को उसके दबाव में उसको जमानत देने का कार्य करता है और फैसले को, हाई कोर्ट के जजमेंट को चेंज करने का कार्य करता है। तो क्या इसकी मंशा के बाद सवाल नहीं उठना चाहिए? वहीं एक लड़का, बिहार का लड़का है, जो अपने पत्रकारिता के तहत अभी एनएसए लगाकर, उसको मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है, जिसमें 11 महीने की सुनवाई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई फैसला नहीं आता, क्योंकि वो कोई रसूखदार व्यक्ति नहीं था। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे केस है जहां सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आप रसूखदार और इनके आइडियोलॉजी में बैठने वाले लोग हैं, तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर जो भी वो है आपको जमानत दिया जाएगा। ऐसे कार्य होता है। ऐसे लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जो अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं, जो अपने भारत के संविधान से भी अधिक अपने आप को पावरफुल मानते हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को भी चेंज करने का दम रखते हैं, जो विधायक और सांसदों के द्वारा एक नियम, एक कानून बनाया जाता है, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। इतना पावर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज इतने पावरफुल है कि आप उनके किसी भी मतलब जो जजमेंट है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो आप भगवान के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, किसी भी अन्य भगवान के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर नहीं और उनके जजमेंट के ऊपर नहीं। आप प्रधानमंत्री को भले गाली दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं और उनके जजमेंट को नहीं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इतना सुप्रीम हो चुका है कि हमें तो लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मतलब जैसे पृथ्वी को चलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, जब जब धर्म की स्थापना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अवतरित किया गया है और यहाँ के जज को अवतरित किया गया है। इस कारण से कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकता, ना तो कोई एग्जाम होता है। वो कुछ परिवार में ही जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी है। वंशवाद सिर्फ आपको राजनीति या फिर अन्य कार्यों में दिखता है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में वंशवाद नहीं दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर टैग लग जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे एक समय के बाद। और ये जब बाहर से, ऑक्सफर्ड से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आकर यहाँ भारत के, जो बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करके यहाँ के भारत के कल्चर में सौंपने का कार्य करते हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो बाहर की चीज़ों को पढ़ के आए हैं, वो भारत में लागू करने का कार्य करते हैं। तो ये एक सुपरमैसी के तहत कार्य करते हैं। भारत के लोगों को तुच्छ समझते हैं, क्या ही जानते होंगे, क्या ही समझते होंगे। और जो अभी कार्य किया गया है, वैसे तो आतंकवादी लोगों के लिए और कई बड़े बड़े रसूखदार लोगों के लिए रात रात के समय में कोर्ट खुले हैं, जिससे कोई बात छुपी तो नहीं है। तो ये, इससे समझ आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के आइडियोलॉजी के तहत कार्य करता है और किस मानसा के साथ कार्य करता है। और ये कितना भी बोल दे कि ये भारत का संविधान ये है, भारत का संविधान वो, भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट से नीचे ही है। क्योंकि आप सब भारत में रहकर हर चीज़ों के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर और जजमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये आपको संविधान अधिकार नहीं देता। संविधान तो अधिकार देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अधिकार नहीं देते आपको। तो ये आप समझ के रखिए। ये सेलेक्टिव एजेंडा के तहत कार्य करते हैं। जो जो चीज़ इनके एजेंडा में बैठती है उन्हीं के लिए ये फैसले तुरंत लेते हैं, और जो इनके एजेंडा के तहत नहीं बैठती है उनके लिए फिर तो आप निलंबित, आपका कोर्ट केस को लिया ही नहीं जाता। जैसे कश्मीर के केस को जो ये बोलकर खारिज कर दिया जाता है कि ये तो पुराने समय की बात है, ये बहुत समय हो गया, तो इस केस को नहीं लिया जाएगा, खारिज कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे केस भी हुए हैं जो जिसको बहुत समय हो गया बल्कि खारिज कर दिया गया जाता है।
ऐसे एजेंडा के तहत कार्य करते हैं, सेलेक्टिव होकर अपना निर्णय देते हैं ये जजमेंट। ऐसा नहीं है कि सबूतों और इसके मद्देनजर रखते हुए ऐसा, ये सिर्फ बोलने की बात है। इनके मन में आया तो ये किसी को जमानत देंगे और नहीं आया तो नहीं देंगे। फैक्ट कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने जो सोच लेते हैं, इनके जो एजेंडा में बैठता है उसी के तहत ये फैसला देते हैं। ये कोई जजमेंट या फैक्ट को देखकर, ये देखकर जजमेंट नहीं देते, ये सामने वाले व्यक्ति को देखकर, आपके रसूख को देखकर उसके ऊपर फैसला देते हैं। और कौन सा केस ये सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं, ये उनके सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप और हमारे जैसे व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पास तो ना तो हम रसूखदार हैं, ना तो इतने पैसे वाले हैं, ना तो उनके एजेंडा में बैठने वाले हैं। तो हमारे जैसे लोग तो फिर ज़िंदगी भर सुप्रीम कोर्ट के चौखट में ही बैठे रह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कभी अपना एप्लीकेशन लगवा भी नहीं पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता यही है, ब्रह्मांड को चलाने वाले यही है और सृजनकर्ता भी यही है। इन्हीं के हिसाब से ब्रह्मांड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे बहुत सारे फैसले जिस पर आप देखेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट की मंशा पूरी स्वतः ही दिख जाएगी कि किस प्रकार के आइडियोलॉजी के तहत कार्य करते हैं और किस प्रकार के मंशा के तहत कार्य करते हैं। इनको राम मंदिर में फैसला लेने में इतना समय लग जाता है और कुछ कुछ फैसले को इतने तुरंत कर देते हैं कि मतलब अगर 2 जज के बीच में इनको वो नहीं हो रहा तो 3 जज की बेंच बनाकर आपको जमानत दे दी जाएगी, जो तीस्ता तलवार के केस में हुआ। तो अभी देख लीजिए, नूपुर केस में लोग अलग, नूपुर शर्मा केस में अलग जजमेंट दे रहे थे और वहीं जुबेर का केस हुआ तो इन्होंने अलग के वो कर दिया। मतलब मीडिया की स्वतंत्रता के तहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो महिला वो बोली है कि जो किसी के रेफरेंस के तहत बोली है, जो किसी को वो बोली है, तो ये उसके ऊपर ऐसा बोल दे रहे हैं कि इसकी जबान ज़्यादा चलती है, इस प्रकार की बात। मतलब किस मंशा के तहत कार्य करते हैं वो स्वतः ही आपको दिख जाता है। तो इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ऐसे तो हम अगर आप वास्तविकता में वो देखें तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, आप भगवान की तरह मानिए। जैसे आप भगवान को सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।